हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ब्रेक के बाद। तो चैप्टर हमारा 14 और विभाजन को हम पढ़ रहे हैं। उसके कुछ एक्सपीरियंस को हम लोग देख रहे हैं। और अभी हमने एक्सपीरियंस में क्या देखा कि विभाजन का एक संभावित विकल्प क्या निकला। कैसे कैबिनेट मिशन भारत आया, आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 1946 में आया है कैबिनेट मिशन। क्लियर हुआ? कब? वर्ष 1946 में। देख लिया? और आप देखिए NWFC के साथ महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, हम जिन्हें फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। एक तो ये गांधी है ही, अगर कोई गांधी की दूसरी शख्सियत थी तो वो थे फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी किसको कहा जाता है या सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे, तो या फ्रंटियर गांधी। तो नाम होगा खान अब्दुल गफ्फार, सुशीला नैयर और अमृत सेमाल के साथ। ठीक, आपको दिखाई विभाजन की ओर। कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग असली जामा पहनाया, यानी कि 1946 के बाद ही मेन शुरू हुआ था वो जामा पहनाना। उन्नीस सौ 1941 के मुस्लिम लीग, 1941 के हिंदू बहुमत, राजकुमार की रियासतें और प्रस्ताव का स्पष्ट किया गया और हमने इन सभी को देखा। देखिए, ये हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है? 1941 के मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद ये है हिंदू बहुलक, जहां जहां ये दिखाया गया है। ये जो इलाके हैं ये सब आपका कैसे हैं? हिंदू मेजोरिटी वाले हैं। बीच में क्या है? ये रियासतें हैं। ये कैसी हैं? रियासतें दिखाई गई। तो अगर आप देखो तो एक भारत का विभाजन से पहले का जो मानचित्र है उसको आप देखोगे, क्लियर है कि विभाजन से पहले कैसा मानचित्र है, कैसे दिखाया गया, एक आपको एक संरचना मिलेगी। बेहड़ में एक आवाज, बेहड़। महात्मा गांधी जानते थे कि उनकी स्थिति बेहड़ में एक आवाज जैसी है, लेकिन फिर वे विभाजन का सोच का जो है विरोध करते रहे, कि जो उनका जो विरोध है वो उन्होंने किया कि भैया विभाजन नहीं होना चाहिए। किंतु आज हम जैसा खुद परिवर्तन देख रहे हैं, मैं भी एक दिन देखना चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम आपसी सहमति के बिना क्या कोई काम करेंगे। मैं दिन रात आग में जल रहा हूं। मैं उस दिन को जल्दी से जल्द साकार करने के लिए क्या करूं कि लीग से मेरी गुजारिश है कि वे किसी भी भारतीय को अपना शत्रु ना माने। हिंदू मुस्लिम दोनों एक मिट्टी में उपजे हैं, खून एक है और एक जैसा भोजन है और एक ही पानी पीते हैं, एक ही जबान बोलते हैं। गांधी जी बताने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो गांधी जी क्या सोच रहे हैं कि भाई सब एक ही हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, एक ही धरती में उपजे हैं, एक ही जैसा पानी पीते हैं, एक ही जुबान, जुबान का मतलब होता है भाषा बोलते हैं, जबान मतलब बोली, एक जैसी बोलते हैं, सब कुछ है, फिर भी आप दो क्यों मान रहे हैं, एक ही। ठीक, अब गांधी जी क्या थे, वो अपनी प्रार्थना सभा लगाते थे। क्या लगाते थे? प्रार्थना सभा होती है। अब देखिए,
वो क्या कह रहे हैं आपके प्रार्थना सभा में? 7 सितंबर 1946 का जो है गांधी जी के खंड से ही हमने लिया है, आपके कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी से लिया है। ये क्या कह रहे हैं? लेकिन मुझे पूरा विश्वास है। कौन कह रहे हैं? गांधी जी कह रहे हैं कि मेरे को पूरा विश्वास है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग उठाई है वह पूरी तरह से गैर इस्लामिक है। यानी कि उन्होंने जो मांग उठा रही है मुस्लिम लीग, वो कैसी है? नॉन इस्लामिक है। क्लियर है? और मुझे इसका पापपूर्ण कृत्य कहने की कोई संकोच नहीं है कि मैं इसको पापपूर्ण करते कहूं। ये पाप से भरा हुआ बात है। क्या? पाकिस्तान विभाजन। और कह रहे हैं मुझे इसमें कोई कहने में संकोच नहीं है, मैं आपका झिझक नहीं रहा हूं कि जो पाकिस्तान की मांग है वो मुस्लिम लीग के हिसाब से कैसी है? गैर इस्लामिक है। और ये कहने में मुझे कोई ये पाप है जो आप मांग कर रहे हैं, और मैं इसमें संकोच नहीं कर रहा हूं बिल्कुल बोलने में। इस्लाम मानवता की एकता और भाईचारे का समर्थक है। कह रहा है कि जो आपका मूलभूत विचार है इस्लाम धर्म का वो क्या है? एकता और भाईचारा, ना कि मानव परिवार की एकजुटता को तोड़ने का। उसने तो मानव एकता की कभी आपकी तोड़ने की बात ही नहीं करी है। जो तत्व भारत को एक दूसरे से खून के प्यासे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं वे भारतीय और इस्लाम दोनों के शत्रु हैं। क्या कहा? जिनकी इच्छा ऐसी है कि हम भारत के टुकड़े कर दें और दोनों खून के प्यासे हों, ये इस्लाम धर्म की विचारधारा नहीं हो सकती है गांधी जी। कि वो किसका शत्रु है? भारत का भी और इस्लाम का भी। भले ही वो मेरी देह के टुकड़े कर दें, परंतु मुझे ऐसी बात नहीं मनवा सकते, और मैं गलत मानता हूं कि आप जबरदस्ती आप विभाजन पे मेरी स्वीकृति नहीं भरवा। क्लियर है? गलत है विभाजन। एक साथ रहे हैं, उठे बैठे हैं, आज तुम अलग बात कर रहे हो, ये क्या बात? मुस्लिम धर्म तो मानवता की बात करता है, संग लेके चलने की बात करता है, और आप बात कर रहे हो अलगाववाद की। तो गांधी जी ऐसा कह रहे हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आप जानते हैं 16 अगस्त 1946 को, जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाने का ऐलान किया। कौन मना रही है? तो आपको पता होना चाहिए, जो मुस्लिम लीग है वो इसको मना रही है। लीग है, लीम नहीं है बच्चों, कभी लीम समझ लो आप, मुस्लिम लीग। ठीक, अब देखिए, डायरेक्ट एक्शन डे। उस दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे जो कई दिनों तक चले। हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक उत्तर भारत के बहुत सारे भागों में हिंसा फैल चुकी। मार्च 1947 में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब को मुस्लिम बहुमूल्य और हिंदू सुख बहुमूल्य दो हिस्सों में बांटा। अब कांग्रेस हाईकमान आ गई है। हाईकमान मतलब जो लोग कांग्रेस में मेन आपके धर्ता लोग हैं, जैसे नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, क्लियर हो गया, और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, आपका राजेंद्र प्रसाद जैसे। ठीक, इन नेताओं ने करा दो हिस्सों में बांट दिया कि एक जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, एक पर जो आपका हिंदू और सिख ज्यादा है। कांग्रेस ने बंगाल के मामले में भी यही सिद्धांत का अपनाने का सुझाव दिया कि भाई कुछ ऐसा ही करो कि आप एक बार क्लैरिफाई कर लो कहाँ कितने हिंदू हैं, कहाँ कैसे कुछ है। और अंकों का खेल में उलझाकर पंजाब के बहुत सारे सिख नेता और कांग्रेसी भी इस बात को मान चुके थे कि अब विभाजन अनिवार्य से करती है। कैसा घुमाया? नंबर्स में। ठीक, और जब घुमाया तो उसमें उलझ गए, और सब सिख नेताओं ने और कांग्रेसी नेताओं ने क्या कर लिया? ये मानने को तैयार हो गए कि भैया विभाजन एक अनिवार्य विकृति है। भले ही दुख की बात है, लेकिन ये जरूरी हो गया, अब हमको करना चाहिए, जिससे इसे टाला नहीं जा सकता। हमको लगता है कि वे अविभाजित पंजाब में मुसलमान से घिर जाएंगे। अब सोचें, किससे घिर जाएंगे? अविभाजित मुसलमान से घिर जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम नेताओं के अब कह रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमको मुस्लिम नेताओं के रहम पर जीना पड़ेगा। रहम का मतलब है प्रोस्पेक्ट समझिए कि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है वहां मुस्लिम गवर्नमेंट बनेगी, उनके हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, जो हमको देंगे वही रहना पड़ेगा, जो राइट्स हमको मिलेंगे वैसे करना पड़ेगा। अब लोग क्या सोच रहे हैं? अपने हित को अलग नजर से सोच रहे हैं। क्लियर है कि भैया मुसलमान रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हिंदू रहेंगे तो मुसलमानों को दिक्कत होगी। अगर जहां पर आपके हिंदू आपके बहुमूल्य हैं, वहां पर मुसलमानों को उनके रहमो कमर पर रहना पड़ेगा।
कि जो वो कर देंगे वैसे ही होगा, जो नियम बनेंगे, जो कानून आएगा, जैसे जैसे कुछ है सब कुछ। इसलिए वे भी कमोबस इस फैसले के हक में थे कि ठीक है यार, कर दो बहन, कर दो बंटवारा। बंगाल में भी भद्रलोक बंगाली हिंदू का जो तबका सत्ता में साथ रहना चाहता है, वह भी मुसलमानों को स्थायी गुलाम यानी कि एक ही नेता के शब्द कहते थे। और यह आकांक्षा भयभीत था कि संख्या की दृष्टि से कमजोर थे। उनका मानना था कि प्रांत के विभाजन का यह उनका राजनीतिक प्रमुख बना रहा। कैसा है ये राजनीतिक जो आपका प्रमुख है, ये आपका बना रहा। ठीक, चलिए देख लिया, आगे बढ़े तो कुछ आपको समझ आ रहा है कि लोग क्यों विरोध कर रहे थे शुरुआती दौर में, अब लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं, हाँ क्यों कर रहे हैं कि भैया अब क्या होना चाहिए कि विभाजन करा दो, विभाजन करा दो। सब लोग अपना हित सोच रहे हैं, कोई किसी का दबाव नहीं झेलना चाहता। मतलब जो चीज है नहीं या होगी नहीं, उसको अभी से अपने माइंड मेकअप कर लिया है, यानी कि सब पूर्वाग्रह के शिकार जैसे महसूस हुए लगते हैं अगर आप देखोगे। क्लियर है? तो आपको एक यही स्मृति को हम देखना था, यही अनुभव तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने बात करी थी कि हम लोग अनुभव को देखेंगे, तो यही अनुभव तो हम सीखना चाह रहे हैं कि भैया आखिर में हुआ कैसे, चीजें क्या है। तो उनका अनुभव हमने पढ़ा। क्लियर है? तो लोगों ने कैसे हाँ भरी। अब देखिए, दंगा होता है 16 अगस्त 1946 को, जिसे हमने कहा गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में देखा आपने। और ये किसने मनाया था? लीग ने, यानी कि मुस्लिम लीग ने। देखिए लोगों के हाथ में छड़ है, लोहे की छड़। जब दंगा भड़केगा तो कुछ ना कुछ तो होगा। आगे बढ़, अब देखिए चित्र देखिए 1946 के उन रक्त रंजन महीनों में। रक्त रंजन का मतलब जब हिंसा फैल चुकी है, मार काट खून खराबा हो रहा है, हिंसा और आगजनी में हजारों लोग मारे गए। अब यकीन मानिए इतना दुख दर्द तो अंग्रेजों ने भी नहीं दिया जितना शायद विभाजन ने। क्लियर है? विभाजन से हमने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे। अब देखिए दिखाई दे रहा है कैसे फायरिंग हो रही है। ठीक, मार्च 1947 से तकरीबन एक साल तक रक्तपात चला, यानी कि 47 से 48 के बीच लगभग 8-9 महीने, एक साल तक खून खराबा रहा। इसका एक कारण यह था कि शासन की संस्थाएं बिखर चुकी थी। जो शासन की संस्थाएं थी जो आपके चला रहे थे, अंग्रेज भी आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होगी, उनका शासन बचा नहीं है, तो वो क्यों अपने लोगों को जोखिम में गिरेंगे। उस समय बहालपुर पाकिस्तान में तैनात पेंडेंट मून नामक एक अफसर ने इस बारे में लिखा है कि मार्च 1947 में पूरे अमृतसर में आगजनी और मारकाट हो रही थी, तो पुलिस की एक भी गोली नहीं चलाई। सोचिए, अमृतसर पूरा जल गया और पुलिस ने एक गोली भी नहीं चलाई, क्योंकि अब उनको रहना ही नहीं है, उनको शासन नहीं करना, तो क्यों उसको रोकें, क्यों कंट्रोल करें, क्यों अपना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ आपका मनी करें। क्लियर है? आखिर के साल तक शासन पूरी तरह नष्ट हो चुका था, जो शासन है वो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। अब पूरे अमृतसर चौतरफा खून खराबे में डूबा हुआ था। अंग्रेज अफसरों को सूझ नहीं हो रहा था कि वे हालत में कैसे संभाला जाए। वे फैसला लेना नहीं चाहते थे और हस्तक्षेप करने में हिचकिचाते रहे। दहशत लोगों की मदद के लिए गुहार लगती रही। अंग्रेज अफसरों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना की शरण में जाने को कहा कि भाई अगर लोग गए अंग्रेजों के पास कि कुछ आप इंटरफेयर कीजिए
लेकिन उन्होंने कहा भाई हम तो आजाद हो रहे छोड़ रहे हैं, अब आपको इन लोगों के पास जाना चाहिए क्योंकि ये देश के कर्ता लोग हैं। किसी को मालूम नहीं था कि सत्ता किसके हाथ में, यानी कि ऐसी स्थिति कि पावर लिटरल में है कहां, ये कोई क्लियर ही नहीं कर पा रहा है। ऐसा समय है कि अब किसी को पता ही नहीं है कि पावर किसके हाथ में, क्योंकि अंग्रेज किसके पास भेज दे रहे हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के पास, क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उन्हें कौन सा आपका शासन करना है या कुछ करना है। जब उन्होंने शासन करना था तो उन्होंने 1857 जैसी क्रांति को बहुत अच्छे से दमन किया। ना जाने कितने बाप के विद्रोह भारत में हुए हैं, उन्होंने वहां उनको दबाया। कि विद्रोह दबाना और ये बाप का हिंसा दबाना कौन सी बड़ी बात थी अंग्रेजों के लिए? कोई बड़ी बात नहीं थी। अंग्रेज चाहते तो हिंसा नहीं होती, क्योंकि अगर वो उसको फोर्सफुली दबाते। लेकिन कहानी क्या थी? अब भारत की जो कहानी है वो आपका त्रिपक्षीय हो रही, तीन पक्ष में संघर्ष में खड़ी है वो कहानी। आप समझेंगे तो कैसे, आइए जानने का प्रयास करें। यहां पर बैठे हैं शीर्ष पर अंग्रेज। अब उनको सत्ता ट्रांसफर करनी है, किसके हाथ में जाएगी ये भी क्लियर नहीं है कि कांग्रेस लेगी कि लीग लेगी। अब इसके प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी नहीं समझता है। इनको लगता है कांग्रेस वालों को कि हमारे पास अभी पावर आई नहीं, अंग्रेजों के पास है। मुस्लिम लीग समझती है जो भी है आपका कांग्रेस के पास और अंग्रेजों के पास है, हमारे पास कुछ नहीं है। अब अंग्रेज समझ रहे हैं कि हम पे तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ इनको ही सौंपना है, तो हम क्यों किसके लिए मरे। तो सब अपने हाथ झाड़ो खड़े हैं, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। ये दौर है 1947 से 48, लगभग 10 महीने का जो वो गौर चला है। ठीक, महात्मा गांधी के अलावा भारतीय दलों के सभी वरिष्ठ नेता आजादी के बारे में जारी वार्ताओं में बिजी थे, कैसे आजादी होगी, क्या होगा उसमें। जबकि प्रभावित प्रांतों के में बहुत सारे प्रशासनिक अफसर अपने ही जान माल के बारे में भयभीत थे कि भैया ऐसा ना हो जाए कि देश आजाद हो, हम अफसर है लोग हमारे घर में लूट के ले जाए, लोग आगजनी नहीं करते हमारे घर को। भारत छोड़ने की तैयारी में लगे थे। कुछ कह रहे कि भैया देख लो, अगर पार्टीशन होने लगा तो कहां बसेंगे, कैसे जाएंगे, क्या ठिकाना करें, कहां कहां बसना है, आदमी सोच रहा था। समस्या इसलिए और भी बढ़ गई क्योंकि भारतीय सिपाही और मुस्लिम भी हिंदू या मुसलमान सिख के रूप में अत्याचार करने लगे। हिंदू भी, मुस्लिम भी या सिख भी, सब एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। जैसे जैसे सांप्रदायिकता तनाव बढ़ा, वर्दीधारी की पेशकश प्रतिबद्धता में भरोसा तो पड़ता गया। बहुत सारे स्थानों पर न केवल पुलिस वालों ने बल्कि धर्म के लोगों की मदद भी, बल्कि दूसरे समुदाय में भी हमला। क्लियर है? तो इस तरीके से ये जो आपके धरने वगैरह हुए, इसका हमने जानने का प्रयास किया। शेष हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।